नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं दीपक भाटी अपने साथी जो हमारा इस पूरे प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं सूरजपाल के साथ मौजूद हूँ दैनिक करंट क्राइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ कि आपका त्योहार अच्छा गया होगा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। और आज हमारे बीच में ही एक ऐसी गाजियाबाद की प्रमुख शख्सियत जो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, अभिषेक गर्ग जी मौजूद हैं। और चुनाव में जा रहे हैं, तो चुनाव में वो जब जा रहे हैं तो हमने कहा कि अपनी गाड़ी का और अपनी साइकिल का ब्रेक थोड़ा-सा करंट क्राइम के ऑफिस में भी लगाओ और कुछ बात करेंगे। तो हमारे बीच में ऐसे ही बहुत ही मुस्कुराहट के धनी, बहुत ही प्यारे भाई अभिषेक गर्ग मौजूद हैं। अभिषेक भाई, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक भाई। अभिषेक भाई, राजनीति कर रहे हो जी। और व्यापार भी कर रहे हो जी। और विपक्ष की पार्टी में भी हो। जी। कैसे मैनेज कर रहे हो? डर नहीं लगता? डर के आगे जीत है। थोड़ा-सा डिफाइन करो, कैसी जीत है मतलब? देखिए, डरता वो व्यक्ति है जो अक्सर जीवन में शॉर्टकट अपनाता है। उस व्यक्ति के मन में भय होता है। अगर आप जैसे आप अपने सिद्धांतों के ऊपर चलें, आप अपने चरित्र को कायम रखें, सत्यता को आधार मानकर चलें और अपने मूल पर आप कायम रहें, तो किस बात का भय? भय हमेशा उस व्यक्ति के मन में आता है जिसके मन में ये होता है कि भाई बहुत काम गलत किए हैं, बहुत काले कारनामे करे। आदमी के मन में भय आता है। जब व्यक्ति सत्य को मूल मान के, आधार मान के चले और एक सही रास्ते पर चल रहा हो और भाईचारे की बात करके चल रहा हो, किस बात का भय आएगा? आपकी बातों में मुझे आध्यात्मिक व्यक्ति ज़्यादा नज़र आ रहा है एक नेता के बदले। तो ये क्वालिटी कैसे मेंटेन कर रहे हैं आप? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि सबसे पहले आती है शिक्षा, शिक्षा से आता है विचार, विचार के उपरांत आती है वाणी, वाणी के उपरांत आता है व्यवहार, और व्यवहार के उपरांत जो है आप जिस भी क्षेत्र के अंदर हो, उस क्षेत्र के अंदर आप जो भी काम करेंगे, मैं समझता हूँ कि आपका जो एक छात्र के अनुसार अगर देखें तो आपका रिपोर्ट कार्ड अच्छा ही होगा। जी। तो इसलिए अगर शिक्षा अच्छी होगी, संस्कार अच्छे होंगे, तो फिर सब चीज़ें अच्छी ही होंगी। आपके विचार भी अच्छे होंगे, वाणी भी अच्छी होगी, व्यवहार भी अच्छा होगा और आप जो भी कार्य करेंगे अच्छा ही होगा। अच्छा, आपने अभी रिस्क वाली बात हुई। जी। आप बहुत ही संस्कारी परिवार से आते हैं, आपके पिता, आपके दादा, गाज़ियाबाद का इतिहास है इन लोगों से जुड़ा हुआ। मैं जी। रिस्क की ही बात कर रहा हूँ। जी। रिस्क सुना है कि इस बार आप फिर से ले रहे हैं। शहर विधानसभा अब तक 56। जी। अब तक 56 एक फ़िल्म आई थी, बहुत जी। सारे एनकाउंटर किए थे उसमें नाना पाटेकर ने, किसी अ, पुलिसकर्मी के ऊपर फ़िल्म थी वो। जी। और आप भी अब तक 56 पर एनकाउंटर करने निकले हैं जीत का। जी। मगर बड़े कड़वे अनुभव हैं आपके साथ हार के, आपको पता है। जी। तो कैसी तैयारी है? पहली बात तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि जो आपने अब तक 56 कहा, आपका अभिप्राय 56 इंच का सीना तो नहीं है? नहीं, वो शहर विधानसभा है, अब तक अच्छा, 56। चलिए। देखिए, अनुभव जो है जीवन के अंदर कटु भी होते हैं, मधुर भी होते हैं। तो मैं अक्सर जो है कई बार यदि कोई मेरा साथी या कोई भी व्यक्ति मुझे अपने जो संपर्क में आए ऐसा मिलता है, जो किसी वजह से तनाव या अवसाद में गुज़र रहा होता है। तो कल भी जैसे मैं किसी को देखने के लिए यशोदा हॉस्पिटल गया था। जी। तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति तनाव में है और तनाव की वजह से इन्होंने अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लिया है। तो मैं उनको यही बात समझा रहा था कि जीवन का आधार है हृदय, और हृदय के अंदर आप टेस्ट देखें, जो बेसिक टेस्ट है हृदय का, वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जी। उसकी रेखा कभी आप गौर से देखिए, रेखा ऊपर-नीचे होती है। ऊपर-नीचे की रेखा का मतलब है कि जीवन चल रहा है। यदि यही रेखा फ्लैट हो जाए, तो बोले भाई आदमी गया। तो इसलिए अगर कटु और मधुर अनुभव दोनों हो रहे हैं, तो ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बड़ी गहरी बातें करते हो अभिषेक जी। भाई। आपने हृदय की बातों से, उसकी चलने वाली ऊँची-नीची लाइनों से ये जी। एहसास करा दिया कि इतना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, खट्टे और मीठे जी। अनुभव आते रहते हैं। जी। मगर शहर विधानसभा ही क्यों? भाजपा यहाँ पर लगातार जीतती हुई आ रही है। जी। और जो अभी मौजूदा विधायक हैं संजीव शर्मा, जी। उन्हें बताते हैं कि जनता से बहुत मिलते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो एक चुनौती नहीं रहेगी आपके सामने? देखिए, शहर विधानसभा आप इसलिए भी कह सकते हैं कि किसी भी ज़िले की जब बात होती है, तो ज़िले के अंदर सदर की बात सबसे पहले होती है। तो और मेरा तो जन्म ही उस सदर विधानसभा के अंदर हुआ। तो मेरी तो जन्म स्थल ही वो सदर विधानसभा ही है और अभी भी मैं उस सदर विधानसभा से लगातार मेरा जुड़ाव रहा है।
तो एक कारण आप ये भी कह सकते हैं। और दूसरा जो है, देखिए सदर विधानसभा हो या मुरादनगर विधानसभा हो, दोनों ही शहर का एक बिल्कुल अभिन्न हिस्सा है। सदर विधानसभा एक जो पुराना शहर है उसकी झलक आपको दिखाता है, और मुरादनगर विधानसभा जो जिले के जितने भी मुख्यालय हैं वो मुरादनगर विधानसभा के अंदर हैं। और दोनों ही शहर का एक बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल आप जिले का आप कह सकते हैं हार्ट, तो जिले का हार्ट जो है ये दोनों विधानसभा आती है। तो इसलिए सदर विधानसभा का चयन आप कह सकते हैं कि वो जन्मस्थली भी है, और मैं दोनों ही जगह पे कनेक्टेड भी हूँ, हमेशा रहा भी हूँ, मुख्यतः कनेक्टेड तो पूरे जिले में ही रहा हूँ। तो सदर विधानसभा का चयन जो है इस वजह से आप कह सकते हैं। और वहाँ पे काम करने के लिए भी काफ़ी चुनौतियाँ हैं। वहाँ पे काम करने के लिए दृष्टिकोण से आप देखें तो वहाँ काम करने का बहुत स्कोप है, जो मुझे हमेशा लगता रहा है कि यहाँ काम बहुत होना चाहिए, जिस हिसाब से वहाँ विकास होना चाहिए। अभी बहुत गुंजाइश है वहाँ पे काम करने की, वहाँ पे लोगों को समस्याओं से निजात दिलाने के लिए। रही बात आपने हमारे मौजूदा विधायक जी की कही, तो मौजूदा विधायक जी मेरे मित्र भी हैं, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जितना अच्छा वो काम करेंगे उतनी उतनी परस्पर ऊर्जा मुझे भी प्राप्त होगी कि उससे आगे का एजेंडा हम सोच कर रखें, उससे आगे का हम अपना एजेंडा तैयार करके रखें, जो हम अपने चुनावी मैनिफेस्टो के अंदर, इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर जनता के बीच लेकर जाएं, समस्याओं से निजात दिलाने के लिए, विकास के एजेंडे को लेकर हम लेकर जाएं, अपनी बात को समझाने के लिए। तो इसलिए जो है उसको मैं नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखूंगा, मैं सकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखूंगा। चलिए, आपने, मैं एक क्वेश्चन पे बाद में आऊँगा। जी मैं एक बात ये पूछता हूँ कि आपने शहर के साथ-साथ मुरादनगर भी याद दिला दिया हमें। जी। ऐसे लगा कि जैसे मुरादनगर को भी बैकअप प्लान में रूप में लेकर नहीं, चल रहे हैं आप। बैकअप प्लान के लिए नहीं, मैंने मुरादनगर इसलिए आपको याद दिलाया क्योंकि दोनों ही शहर का हिस्सा है। आप मुरादनगर में रहते भी हैं, मुरादनगर मुरादनगर में विधानसभा मेरा में। निवास है, शहर के अंदर सदर विधानसभा के अंदर मेरा प्रतिष्ठान भी है। हुँ। मेरी वोट अगर मुरादनगर विधानसभा की वर्तमान स्थिति में बनी हुई है, मेरे बड़े भाई की वोट सदर विधानसभा के अंदर जी। बनी हुई है, परिवार के कुछ अन्य सदस्यों की भी वोट सदर विधानसभा की बनी हुई है। तो लेकिन दोनों ही शहर का अभिन्न हिस्सा है। जब सीटों के अंदर ये परिसीमन हुआ था, तो इसी तरीके से रहा कि भी बिल्कुल एक सड़क के एक इस तरफ सदर विधानसभा, और सड़क के उस तरफ, और पुराने शहर का ही हिस्सा है दोनों। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि पर मेरा इरादा जो है बड़ा बड़ा स्पष्ट है कि मेरा प्रयास सदर विधानसभा है, तो ना तो मैं कन्फ्यूज हूँ, ना मैं कन्फ्यूज रखना चाहता हूँ। अच्छा, आप कन्फ्यूज़ नहीं हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न वाली एक स्थिति है। जी, आपने चुनाव लड़ा मेयर का, जी, आपकी वाइफ़ चुनाव लड़ी। जी, संगठन फ़ेल हो गया आपका, और आप कहते हैं कि अब आप भी चुनाव में अगर जाओगे, पार्टी मौका देती है, तो आपकी बातें ले जाने के लिए आपकी बातें जनता तक पहुँचेगी, कौन पहुँचाएगा? संगठन तो आज भी उतना सक्रिय नहीं है, और आए दिन विवाद सामने आते रहते हैं, तो किस बेस पे आप जो है अपनी बातें वहाँ तक पहुँचाओगे? देखिए, ये कहना कि उस समय संगठन फेल हो गया था, ऐसा नहीं है, और ना मैं ऐसा कहूँगा। जितने भी लोगों ने जितने भी कार्यकर्ताओं ने उस समय भी काम किया हमारे चुनाव के अंदर, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, और सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं जिन लोगों ने मदद करी। और रही बात आज वर्तमान परिस्थितियों की, आप कह रहे हैं, तो आज वर्तमान परिस्थितियों के अंदर मेरा अपना जो व्यक्तिगत जुड़ाव है, वो एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर है, और बहुत बड़ी संख्या के अंदर अपना व्यक्तिगत जुड़ाव होने के अलावा संगठन की भी जो स्थिति है, वो संगठन की स्थिति ऐसा नहीं है कि संगठन हमारा नहीं है या संगठन के लोग हमारे विधानसभा के अंदर नहीं हैं। बड़ी बड़ी संख्या के अंदर हैं, बड़ी स्थिति के अंदर हैं, और सबको बस एक जगह पर लाकर सबकी ऊर्जा को एक जगह पे केंद्रित करना है, जी। और मुझे लगता है कि अभी समय है और मैं कर पाऊँगा। कितना टाइम लग जाएगा ऊर्जा केंद्रित होने में? देखिए, अब ये प्रश्न आपने ऐसा पूछा है कि कितना समय लग जाएगा, 2026 तो अभी बाकी है, हुँ। और भविष्य के गर्भ में है। तो लेकिन मुझे 2026 लगता है कि मैं 2026 बाकी है। पूरा शहर घूम के आ जाएँ तो जी, अभिषेक गर्ग के दीपावली शुभकामनाओं के जी। होर्डिंग, गोवर्धन पूजा के होर्डिंग, आपने तो रक्षाबंधन से ही जो है मामला जो है पूरा पाट दिया है, और आप 2026 की बात कर रहे हैं। 2027 का चुनाव तो आपने अभी से लड़ना शुरू कर दिया है। क्या तैयारियाँ हैं, इसके बारे में कुछ बताएँगे? देखिए, अभी तो टिकट तय होना भी बाकी है। हुँ, ऐसा हुँ। नहीं है कि ये तो प्रयास तो करते रहना चाहिए, प्रयास तो हर राजनीतिक व्यक्ति को करते रहना चाहिए, जो भी व्यक्ति राजनीति के अंदर है, सभी को प्रयासरत रहना चाहिए, सबको अधिकार भी है, हुँ, हुँ। लोकतंत्र के अंदर टिकट माँगने का भी अधिकार है, और प्रयास भी सबको अपने-अपने स्तर से करते रहना चाहिए। तो उसी क्रम में, उसी श्रृंखला का मैं भी एक हिस्सा हूँ, ऐसा कह सकते हैं। आप वैश्य चेहरे के तौर पर जी,
शहर सीट से तैयारी कर रहे हैं। जी आपका समाज में अच्छा आधार है, परिवार एक मजबूत पृष्ठभूमि है आपकी, और सारी चीज़ें आपकी मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन अखिलेश जी को बार बार इस सीट पर दलित चेहरा नज़र आता है, वो दलित कार्ड चलते हैं। हालांकि बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं, बहुत अच्छा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसको कैसे आप ठीक करेंगे, कैसे उन्हें बताएंगे कि यहाँ पर आप डिजर्व ज़्यादा करते हो? देखिए, राजनीति के अंदर मैं समझता हूँ कि जो हमारे बड़े नेता हैं वो हमसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, हमसे ज़्यादा आगे दूरदर्शिता के हिसाब से चीज़ों को देख पाते हैं। और अगर आप बात कर रहे हैं 2027 के लिए, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात समझाने में उन्हें कुछ हद तक कामयाब रहा हूँ और कुछ हद तक कामयाब रहूँगा, कुछ हद तक आप कामयाब हो चुके हैं। और कुछ हद तक कामयाब रहूँगा। अच्छा, ये दुनिया वाले जी पूछेंगे, मुलाकात हुई, जी क्या बात हुई? जी ये बात किसी से ना कहना। तो जी अभी हमें पता चला कि लगभग महीना भर पहले या दिवाली से पहले जी अखिलेश जी ने लखनऊ में मीटिंग करी, और आप जैसे कई टिकटुक चेहरे, जो टिकट मांगने वाले चेहरे हैं, जी उनको बुलाया। जी पता चला कि उसमें आप भी थे, शहर सीट से चुनाव लड़े विशाल वर्मा भी थे, और अमरपाल शर्मा भी थे, पूर्व विधायक भी थे। तो क्या टिप्स लेके आए हैं और क्या बता के आए हैं? देखिए, वो एक समीक्षा बैठक थी, पार्टी की अंदरूनी एक समीक्षा बैठक थी वो। तो उस समीक्षा बैठक के अंदर जो पार्टी की अपनी एक अंदरूनी समीक्षा होती है, विधानसभा हम्म। 3 जिलों की एक समीक्षा बैठक थी वो। तो 3 जिलों की विधानसभाओं को लेकर वो समीक्षा की गई थी। उसी को लेकर वो एक बैठक रही थी, बाकी कोई ऐसी विशेष मैं उस बारे में नहीं कह पाऊँगा। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप जी। कुछ छुपा रहे हैं। नहीं, मैं छिपा नहीं रहा हूँ। थोड़ा सा जनता मेरे जानना पास चाहती है, मतलब कुछ तो कहा होगा, कुछ तो आप भी टारगेट देखिए, लेके आए होगे। मैंने अभी हमें थोड़ी पता देर चला है, हमें पता चला है कि देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था कि मैं प्रयास मेरा हमेशा रहता है कि मैं अपनी अपनी बात में स्पष्ट रहूँ। और मेरे पास छुपाने के लिए कुछ ऐसा है भी नहीं। ना वो तो अपनी सारे, बात में स्पष्ट रहने का प्रयास करता हूँ और स्पष्ट सामने वाले को भी स्पष्ट रखने का प्रयास करता हूँ। नहीं, आपकी अच्छाई है। जी, मगर पता चला है कि वो कुछ कैंडिडेट्स टारगेट लेके आए थे या दावेदार, और सबको ही मिला, आप ही को नहीं, कि जी, वो अपनी बूथ कमेटियां, बूथ लेवल एजेंट बनाने हैं उनको। जी। वो तो कुछ ऐसा टारगेट लेके आए हैं? आप कह सकते हैं, टारगेट मैं भी लाया हूँ और हो सकता है मैं टारगेट से पीछे चल रहा हूँ अभी, ऐसा भी कह सकते हैं। टारगेट से पीछे हैं आप? कुछ व्यक्तिगत कारणों से, ऐसा भी कह सकते हैं। राजनीति में व्यक्तिगत कारण क्या आ गए? व्यक्तिगत कारण देखिए, राजनीति के अंदर व्यक्ति गृहस्थ जीवन में भी जुड़ा होता है, और गृहस्थ जीवन भी एक राजनीतिक व्यक्ति का आधार होता है। हम्म। और जो राजनीतिक व्यक्ति गृहस्थ जीवन के अंदर है, जी। वो कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि यदि परिवार का कोई सदस्य किसी ऐसी ऐसी परिस्थिति से जूझ रहा है, स्वास्थ्य संबंधी, तो प्राथमिकता थोड़ी सी हाँ, मुझे ज्ञात वहाँ है, पर आपके समय बड़े भाई इस जी, टाइम पे। वहाँ पर समय देने की परिस्थिति थोड़ी सी बदल जाती है, जी। और वो होना भी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि अच्छाई और बुराई घर से ही शुरू होती है। और आपने भी सुना होगा कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, आपने ये बात भी सुनी होगी, ये कहावत है। तो अच्छाई और बुराई जो है घर से ही शुरू होती है। तो अगर घर के अंदर व्यक्ति अपने घर को पे ध्यान ना दे सके और अपने घर को साथ के ना चल सके, नहीं नहीं। अपने घर के अंदर जो है समस्या के समय साथ खड़ा ना हो सके, तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति फिर बाहर भी धोखा ही देगा, बाहर भी क्या ही खड़ा जी। होगा। तो यदि कोई भी समस्या कभी भी हो, तो पहले घर को भी घर के साथ खड़ा होना चाहिए। तो कुछ व्यक्तिगत मेरे ऐसे कारण रहे, तो जिस वजह से मेरा समय का एक अधिकांश हिस्सा उन समस्याओं से रूबरू होने में निकला। चलिए, जी, ईश्वर आपको इन सभी परिस्थितियों से जल्दी निकालें, हम जी, ऐसी जी, धन्यवाद। कामना करते हैं, और जी, आपके बड़े भाई जल्दी स्वस्थ हों। और आप, हमें पता है कि बहुत चिंतित रहते हैं और उनका पूरा ख्याल रखते हैं। जी, मैं थोड़ा अतीत में जाता हूँ, और मैं जी, फिर अतीत में जाके कड़वी बात करता हूँ आपसे, जी, कि आपको मौका तो दिया ना पार्टी ने, मेयर का चुनाव लड़ाया, जी। क्या कारण रहे, क्यों हारे? देखिए, दीपक भाई, अगर आप हारने के कारण के विश्लेषण की बात कहें, तो कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, तो उन परिस्थितियों को जब हम लोग एनालाइज़ करते हैं कि कहाँ हमसे चूक हुई, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो उन चीज़ों के सामने आने में कई चीज़ें हमने भी जब एनालाइज़ करी, तो हमें लगा कि हमसे भी चूक हुई कुछ वर्किंग के अंदर।
कुछ जिस तरीके से एक मैसेज अच्छा था, छवि अच्छी थी, मैसेज अच्छा था, लोग जुड़ भी रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं तो चूक हमसे हुई। तो जो चूक हमसे हुई, हमने भी चीज़ों को एनालाइज करा, अपनी कार्यशैली को हमने सुधारा भी। कार्यशैली को सुधारने के साथ लोगों के बीच में और जाके हमने प्रयास भी किया। और आपको एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको एक ध्यान होगी कि नतीजे के दिन एक हमने एक संदेश, वो आपके भी समाचार पत्र के अंदर वो संदेश प्रकाशित हुआ था, वो संदेश हमने तुरंत दिया। हमने वो संदेश ये तुरंत दिया था कि जितने लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा व्यक्त किया, हम उनका धन्यवाद देते हैं, हृदय से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। और जिन लोगों तक हम नहीं पहुंच पाए, हम ये संकल्प लेते हैं कि हम बहुत जल्दी उन लोगों तक पहुंचेंगे, उनका विश्वास जीतेंगे। आपको ध्यान होगी ये बात। तो ये हमारा, मतलब ये बात मैं आपको इसलिए ध्यान दिला रहा हूं कि ये हमारा नजरिया था उस हार के प्रति, कि राजनीति के अंदर हार और जीत एक पहलू है, और अमावस्या भी आती है, पूर्णिमा भी आती है। अमावस्या आएगी तो पूर्णिमा भी आएगी जी। तो उसको स्वीकार करना चाहिए। नहीं, स्वीकार कहाँ जी। किया आपने तो जीत के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटा दिए। कोर्ट जाने की क्या जरूरत पड़ कोर्ट गई? जाने की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि उस चुनाव के अंदर जो नामांकन प्रक्रिया के दौरान एक प्रक्रिया होती है स्क्रूटिनी की, जिसके अंदर नामांकन के जो कागजों की वैधता है वो जांच की जाती है। जी। उसके अंदर भारी खामी थी। उस भारी खामी को लेकर हमें लगा कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है उस दौरान, और न्याय नहीं हुआ है तो उसको लेकर हम लोग बाद में, हमने उस समय भी उसके ऊपर काफी आपत्ति दर्ज करी, सब चीजें रहीं। लेकिन जब हमें लगा कि हमारी बात नहीं सुनी गई है और सत्ता के दबाव में बात एक तरफा निर्णय लेकर खारिज कर दी गई है, जी। जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो उसके बाद फिर हमने न्यायालय का रुख किया और 5 साल हम न्यायालय में लड़े। लेकिन योजना चूंकि 5 साल की होती है और 5 साल में योजना समाप्त हो जाती है। तब तक कोई आदेश न्यायालय का नहीं आया इस पर? जिला न्यायालय से आदेश आया, जो और सत्र न्यायालय से आदेश आया वो हमारे खिलाफ था। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से मामला लंबित रहा। फिर जब समय पूरा हो गया तो फिर कोई आधार ही नहीं बचता, फिर आधारहीन हो जाता है मुकदमा। छोड़ो कल की बातें, कल की जी। बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे। जी। समाजवादी मिलकर नई कहानी। जी। सुना है ये जो हिंडन एयरपोर्ट है, जी। एक बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा, आप जी। गाजियाबाद के बड़े लैंडलॉर्ड भी हैं और जाना जाता है आपको, प्रतिष्ठित परिवार है आपका, आपने वहां पर दिया सरकार को। जी। और आज वहां से हवाई जहाज उड़ रहे हैं गोवा के लिए, कोई बेंगलोर के लिए, कोई मद्रास के लिए, जी। सब जगह के लिए जा रहे हैं। तो जी। अच्छा लगता होगा आपको? निसंदेह अच्छा लगता है, लेकिन जिस उम्मीद के साथ हमने जमीन जब हैंड ओवर करी, वो उम्मीद हमारी पूरी नहीं हुई। उस समय आपको भी ध्यान होगा, बड़ा प्रकरण चला था और हम चुनाव लड़ के चुके थे। उसके तुरंत बाद बोले तो इमीडिएट बाद की ये प्रक्रिया रही। गाजियाबाद इतना बड़ा जिला है और एक से एक लैंडलॉर्ड यहाँ पर अब आज की तारीख में है। हम लोग तो एक बहुत छोटी सी स्थिति में आप कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद ये माँ भगवती का निर्णय था कि भी ये श्रेय उनको देना था। तो हमारे ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा, जो तकरीबन सिविल टर्मिनल के निर्माण के लिए उड़ान परियोजना के तहत डिफेंस का रनवे इस्तेमाल होना था और सिविल टर्मिनल का निर्माण होना था, उस सिविल टर्मिनल के निर्माण में 80% जो टुकड़ा था उस टोटल अलाइनमेंट का, वो हमारी लैंड का आया। तब उस समय काफ़ी वो प्रकरण चला। तो मैंने ये कहकर ज़मीन सौंपी थी कि बड़े जनप्रतिनिधियों के हाथों सम्मान का लालच नहीं है, लेकिन अपने जिले के विकास का लालच सदैव रहेगा। और केवल जिले के विकास हेतु आपको इस उम्मीद के साथ ज़मीन सौंप रहा हूँ कि ईमानदारी से आप इस ज़मीन का उपयोग करके जिले का विकास, समुचित विकास हो और आसपास के जिलों का भी विकास हो सके, और आसपास के जिलों को भी, हमारे जिले के लोगों को भी, निवासियों को भी और आसपास के जिले के निवासियों को भी एक सुविधा का लाभ मिल सके। जी।
लेकिन बड़े दुर्भाग्य से इस बात को मैं कहूँगा कि 2019 में सिविल टर्मिनल का निर्माण पूरा हो गया था। उसके बाद फ्लाइटों का सुचारू रूप से संचालन होने में एक लंबा समय लग गया, और जिस समय ये प्रक्रिया चल रही थी उस समय भी मैंने कहा था कि आपको हैंगर, एक शब्द होता है कि आपको हैंगर के लिए भी जगह की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप हैंगर कहाँ बनाएंगे, आप एयरक्राफ्ट कहाँ पे पार्क होगा? अच्छा, उसके यही जो लिए समस्या चल रही है कि इस टाइम पे जी फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं, जी उनको खड़े होने की जगह नहीं मिल रही है। जगह नहीं मिल रही है। इस समस्या को मैंने उस समय भी इंगित करा था, हम्म, क्योंकि जब मीटिंगों के अंदर बुलाया जाता था तो मैं उड़ान परियोजना के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करके जाता था। जी। तो अध्ययन करके जाता था तो मैं जानता था कि ये समस्या बाद में आएगी। ये अभी जो सिविल सिविल टर्मिनल के लिए जगह ले रहे हैं, ये कम पड़ेगी। तो मैंने उस समय भी इस तरफ प्रयास करा था, इंगित करने के लिए कि भी ये समस्या भविष्य में आ सकती है, तो दूरदर्शिता की सोच रखी है। लेकिन जो भी परिस्थितियां रहीं, अब उन समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है, और इन सारी चीज़ों के बीच में जो ठगी गई है वो जनता ठगी गई है। क्योंकि किसी भी परियोजना के अंदर जो पैसा खर्च होता है, इट इज़ पब्लिक मनी, इट इज़ टैक्स पेयर्स मनी एंड इट इज़ पब्लिक मनी। किसी को कोई अधिकार नहीं है पैसा अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से, किसी को एक पैसा भी खर्च करने का कोई अधिकार नहीं है। तो यदि जनता का 1 रुपया भी खर्च हो रहा है तो पूर्णतः ईमानदारी के साथ खर्च होना चाहिए, और इस उम्मीद और आशा के साथ खर्च होना चाहिए कि उस पैसे के साथ पूरा इंसाफ हो सके और जनता को लाभ मिल सके। पर मुझे लगा कि यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। बाद में जब फ्लाइटों का संचालन 2024 के बाद कुछ शुरू हुआ, तो आज तक भी जो जिस तरीके से होना चाहिए वो पूर्णतया संचालन शुरू हो नहीं पाया। नहीं, तो आपको तो जी कुछ फ्लाइटों का आप मान रहे हैं कि संचालन शुरू हुआ, तो आपको तो मौजूदा सांसद अतुल गर्ग को धन्यवाद देना चाहिए। देखिए, मैं इस बात के लिए तो धन्यवाद दे सकता हूँ, अगर आप कहेंगे तो इस बात के लिए तो मैं धन्यवाद दे सकता हूँ कि 2019 से 24 के मध्य और 24 के बाद से जो परिवर्तन आया, उस बात के लिए अगर आप धन्यवाद दिलाना चाहेंगे तो मैं बिल्कुल दूंगा। लेकिन उसके अंदर भी मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर मैं धन्यवाद दे रहा हूं तो इस चीज की जिम्मेदारी कौन लेगा कि जो 5 साल वहां पे फ्लाइटों का संचालन ठप रहा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या जो वर्तमान सांसद जिस पार्टी से हैं, क्या उस समय उसी पार्टी से तत्कालीन सांसद नहीं थे? तो इस बात की जिम्मेदारी से तो वर्तमान सांसद भी नहीं भाग पाएंगे। तो आपने कहा, मैं धन्यवाद देता हूं उनको, लेकिन मेरे इस प्रश्न का उत्तर भी उनको देना पड़ेगा साथ साथ। और ये प्रश्न मैं जनता की तरफ से पूछ रहा हूं कि उस समय जो पैसा उसके ऊपर खर्च हुआ जनता का, जो वेस्ट गया, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इसका कौन जवाब देगा? अच्छा, वो जनता जवाब देगी, और जनता जब भी जी चुनाव आता है तो जवाब देती है, और जवाब ऐसा देती है कि बीजेपी के सारे कैंडिडेट, कोई 1 लाख से जीतता है आपकी शहर विधानसभा में उपचुनाव में, जिसमें कि आपने भी टिकट मांगने का प्रयास किया था, उसमें संजीव शर्मा 70,000 वोटों से जीते। तो जनता कैसा जवाब देती है ये बीजेपी वालों को? देखिए, आप हार जीत के हिसाब से इसको आकलन मत लगाइए। हार जीत के हिसाब से आकलन अगर आप लगाएंगे तो जनता ने क्या सन 2024 में लोकसभा चुनाव में जवाब नहीं दिया? जब गठबंधन की 43 सीटें आई, तब जवाब नहीं दिया क्या जनता ने? तब भी तो कहा जा रहा था, बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि अरे हमारी तो इतनी सीटें आएंगी, इनकी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। जब प्रथम चरण का चुनाव होना था उससे पहले तो एकदम जो सिनेरियो था, इट वाज टोटली चेंज, कुछ और कहा जा रहा था। फिर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, प्रथम चरण का वोट डाला, द्वितीय चरण का वोट डाला, परिस्थितियां बदलती चली गई, फिर आंकड़े और आकलन सबके बदलते चले गए, और जब नतीजे आए तो नतीजे तो बिल्कुल ही उलट आए। नहीं, मैं आपकी इस जी खुशी को समझता हूँ। जी बेसिकली आप, मेरी खुशी की बात मत कहिए। नहीं आपके, जो जो जनता की बात आपने कही कि जनता तो देखो आपकी जनता पार्टी जनार्दन जीतेगी तो जी जाहिर सी बात है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, आ गई। जी लेकिन आप, ये जो गाजियाबाद के समाजवादी हैं, जी ये अखिलेश जी को ऐसा कोई खुशी का कारण क्यों नहीं देते? मतलब कि कोई यार एक छोटी सी सीट तो डाल दो झोली में उनकी, ऐसा पार्ट वहां से ही आवाज आती है, और आप बाहर भविष्य की की सीटों पर खुशियां मनाते रहते हैं। आशावादी होना चाहिए, भविष्य की सोच रखनी चाहिए। 2027 में जो बात आपने कही है, 2027 में निश्चित तौर पे ये बात पूरी होगी। कैसे पूरी होगी? शहर के अंदर जी कहते हैं कि गाजियाबाद का विपक्ष कुछ ज्यादा बोल नहीं पाता है, शांत रहता है, ठंडे पानी की तरह, बिल्कुल ठहरा हुआ पानी। नहीं, कितनी बार तो आपकी ना, मेरी बातचीत होती नहीं रहती है बेसिकली लगातार, बात, कितनी बार मैं नहीं बल्कि आपके हर अखबार मुद्दे में पे ही बयान बातचीत जाता होती है, रहती आपको है। मैं अप्रिशिएट जी करता हूँ कि आप जी अखबार में बयान देते हैं, सब कुछ है। मैं पूरे विपक्ष की बात कर रहा हूँ, आप अपने पे ले गए। मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि पूरा विपक्ष गाजियाबाद के अंदर भाजपा वाले ही हाउस टैक्स के खिलाफ, बढ़े हुए हाउस टैक्स के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी बोल ही नहीं पाते? ऐसी क्या वजह है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लगातार जो है विपक्ष अपनी जिम्मेदारी पूरी पूरी जिम्मेदारी के साथ संघर्ष कर रहा है,
और जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार विपक्ष समय समय पर उठा रहा है। और हाउस टैक्स के मुद्दे को लेकर आपको ध्यान होगा कि एक प्रेस वार्ता भी आहूत की गई थी समाजवादी पार्टी के द्वारा, और लगातार समाजवादी पार्टी के पार्षदों द्वारा भी लगातार प्रयास करे गए हैं सदन के अंदर। और अभी भी एक वीडियो जारी करके एक नगर निगम के हाउस टैक्स के मुद्दे पर बोला गया है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, लगातार जो है वो ये प्रयासरत जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर, और अगर इस मुद्दे के ऊपर जल्दी ही कोई निर्णय नहीं आता तो जल्दी ही जन आंदोलन के माध्यम से भी बात को समझाने का प्रयास करा जाएगा। लगभग अब इसमें कोर्ट का भी फैसला आने वाला है जी 30 तारीख की डेट लगी हुई है जी। आप इस टैक्स को किस तरीके से लेते हैं और गाजियाबाद की मेयर जी और जो संबंधित अधिकारी हैं उन्हें जी। क्या संदेश देना चाहेंगे करंट क्राइम के देखिए, मैंने पीछे भी अभी एक वीडियो जारी करके ये बात कही थी कि जिस तरह से आपने दीपक जी गेम देखा होगा, म्यूजिकल गेम होता है जिसमें म्यूजिक का भी आनंद लिया जाता म्यूजिकल है। चेयर होता है, उसमें गाना पासिंग बजता द है, पार्सल। सब उठ के हाँ भागते हैं, फिर बैठते पासिंग हैं। द पार्सल। हाँ हाँ। तो इस पासिंग द पार्सल खेल के अंदर जो प्रतिभागी हैं इस खेल के, वो सभी जनप्रतिनिधि हैं, और पार्सल जो है वो जनता की समस्याओं का पार्सल है। जनता दूर बैठी हुई दर्शक दीर्घा के अंदर मूक दर्शक बैठी हुई जनता देख रही है कि हमारी समस्याओं का पार्सल है। अब ये म्यूजिक रुकेगा तो किसी ना किसी जनप्रतिनिधि के हाथ में रुकेगा जो प्रतिभागी हैं। अब जिसके हाथों में ये पार्सल रुकेगा वो जनप्रतिनिधि हमारी आवाज को बुलंद करेगा, इस पार्सल को खोलेगा, हमारी समस्याओं को लेकर आवाज मुखर करेगा और हमको इंसाफ और न्याय दिलाएगा। लेकिन अहम बात यह है कि जो म्यूजिक ऑन और ऑफ करने वाला व्यक्ति है वो भी भारतीय जनता पार्टी विचारधारा का है। मैं अधिकारियों की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, पर वो भी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा का व्यक्ति है। और जितने भी प्रतिभागी हैं सब आपस में एक दूसरे को आंखों आंखों में इशारा करके म्यूजिक का आनंद लेने में व्यस्त हैं। तो आप खुल के क्यों नहीं कह रहे हैं कि मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि गाजियाबाद के जो जनप्रतिनिधि हैं इस मामले में गाजियाबाद की जनता का बेवकूफ बना रहे हैं? मैं स्पष्ट रूप से आपसे कह रहा हूं कि नगर निगम के सदन के अंदर बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है। गाजियाबाद जिले के अंदर समस्त विधायक भारतीय जनता पार्टी से हैं। गाजियाबाद जिले के माननीय सांसद भारतीय जनता पार्टी से हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही है। केंद्र सरकार के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन में चल रही है। तो उसके बावजूद किसको मूर्ख बना रहे हैं आप? कहां पर किसी भी काम को करने के लिए केवल दो चीजें चाहिए होती हैं, एक सच्ची जनभावना और दूसरी दृढ़ इच्छा शक्ति। तो फिर किसको मूर्ख बना रहे हैं आप? क्यों न्यायालय जाने की आवश्यकता पड़ी? आप बताएं ना। तो ये जनता को मूर्ख बनाने का काम बंद करें। और मैं हमेशा आपसे पहले भी मेरी चर्चा होती रही है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अंदर कथनी और करने का एक बहुत बड़ा अंतर रहा है। तो ये कथनी और करने का ही अंतर है कि आज जनता को, गाजियाबाद की जनता को इन समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है। और हाउस टैक्स के मुद्दे पर एक जनता एक ऐसे ज्वालामुखी के ऊपर बैठी है जो कभी भी फूट सकता है। चलिए, नीचे हाउस टैक्स की लड़ाई चल रही है, ऊपर मोदी जी ने जीएसटी तो कम कर दिया, कैसा लग रहा है? जीएसटी का लाभ कहां पहुंचा है? मैंने अभी कहा ना, कथनी और करने का अंतर। जीएसटी का लाभ आम जनता तक कहां पहुंचा है, आप बताएं। देखिए, कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, और कार्यकुशलता शब्दों से ऊंची होनी चाहिए। तो जब आम जनता स्वीकार करके आपकी वाहवाही कहे और बोले कि हाँ हमको लाभ मिल गया, तब तो माने। आम जनता तक लाभ पहुंचा ही नहीं। अब वो लाभ चला तो सरकार की घोषणा से तो लाभ चला, अब बीच में कहां गायब हो गया ये तो सरकार जाने। और जिन कंपनियों को लाभ पहुंचाना था आम जनता तक, वो कंपनियां जाने। अब कहां मिली भगत है ये तो सरकार ही सुनिश्चित कर सकती है। लेकिन आम जनता बेचारी अभी भी इस आस में है तो आपका कि ये भाई कहना, हमको शायद लाभ मिल जाए। आपका ये कहना है कि जीएसटी का आम आदमी को कोई फायदा नहीं मिला? जीएसटी का लाभ मुझे तो आम आदमी को मिलता हुआ कहीं दिखाई नहीं दिया। मेरी बहुत लोगों से लगातार बातचीत होती रही है, होती भी है। मैं खुद भी इसके ऊपर एनालाइज कर रहा हूं। नहीं, गाड़ियां सस्ती हुई हैं, गाड़ियां सस्ती हुई हैं, खाने पीने की चीजें सस्ती हुई हैं। जो स्लॉट थे 18 और उससे ऊपर के, उसमें कई चीजों से हटा है। तो आप विपक्ष के नेता हो तो आपको बुराई करनी है बस? नहीं, मैं बुराई बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरा दृष्टिकोण बुराई करने का नहीं है। मेरा दृष्टिकोण चीजों को एनालाइज करके सही बात जनता के सामने रखने का है। आपने ये एक बात ये कही खाने पीने की चीजों के ऊपर, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि खाने पीने की कई चीजों के अंदर जो वेट जीएसटी घटाने से पहले था, वो वेट अब कम कर दिया गया है कई कंपनियों के अंदर। अगर आप कहेंगे तो मैं बाकायदा आपको क्रमवार सूची भी ये तो कंपनियां खेल कर रही है ना, सरकार का खेल थोड़ी ना है। कौन इसके ऊपर एक्शन लेगा
आप मुझे ये बताइए, जनता को लाभ कहाँ पहुंचा? आपने मुझसे प्रश्न किया था जनता को लाभ पहुंचने का। मैंने आपसे ये बात कही कि सरकार और कंपनियों की मिलीभगत, जनता को लाभ कैसे पहुंचे, हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो जनता को लाभ कहाँ पहुंचा? यदि किसी कंपनी ने मान लीजिए अपना वजन घटा के 1 किलो से 900 ग्राम कर लिया, तो जनता को लाभ कहाँ पहुंचा? जनता तो इस उम्मीद में है कि मुझको 1 ही किलो वजन की चीज अब घटे हुए दर पे मिले, तब तो माने कि जनता को लाभ पहुंचा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी मन की इच्छा पूरी हो। और अब हम 2027 की ओर बढ़ रहे हैं लगातार। साइकिल भी पूरी स्पीड से दौड़ रही है। अखिलेश जी अपने वक्तव्यों से अक्सर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से कुछ इस बार परिवर्तन होने वाला है, या वही स्थिति रह जाएगी? निश्चित तौर पे इस बार प्रदेश में परिवर्तन होगा और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार इस बार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत के साथ। तो इसलिए इंतजार करिए 2027 का। उत्तर प्रदेश पुनः विकास के रास्ते पर अग्रसर होगा। जो ये 10 साल का विकास की जगह एक विनाश की लीला चल रही थी उत्तर प्रदेश में, समाप्त होगी और पुनः उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। सब कुछ ठीक चलने लगता है जी, फिर आई लव जैसे केस आ जाते हैं एक धार्मिक उसके अंदर जी, और फिर कहते हैं कि योगी जी इस बैक हो जाते हैं, फिर एकदम जनता में आ जाते हैं कि यार यही है जो जनता का भला कर सकते हैं। जी। बरेली में जो हाल ही में प्रकरण हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? वो उससे आपकी पार्टी को कितना नफा नुकसान हुआ है इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का तो आधार ही धर्म की राजनीति करना है। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए। आपकी पार्टी तुष्टीकरण नहीं करती एक वर्ग का? बिल्कुल नहीं करती, सबको साथ लेकर चलती है। समाजवाद और समानवाद, समाजवादी पार्टी का तो आधार ही समानवाद है, सबको साथ लेके चलना। एक बहुत बड़े दार्शनिक विश्व के अंदर हुए मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने एक बात कही थी, जिस देश के अंदर धर्म से जुड़े हुए मुद्दे देश के शासक समझदारी से सुलझा लें, वो देश निश्चित तौर पर प्रगति उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। और जिस देश के अंदर धर्म से जुड़े हुए मुद्दों पर राजनीति हो, आई एम सॉरी टू से, लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा था कि वो देश निश्चित तौर पे डाउनफॉल की तरफ होगा। आज वर्तमान में हमारे यहाँ जो परिस्थिति बन रही है, भारतीय जनता पार्टी का तो आधार ही केवल धर्म पर राजनीति करने का रहा है। सनातन की बात करती है भाजपा, कहती है वो सनातन की बात करती है। अब अयोध्या में लाखों दिए जला दिए, तो क्या गलत कर दिया दीपावली? राष्ट्रीयता की बात क्यों नहीं करती? क्या सनातन राष्ट्रीयता से पहले हो सकता है? हम राष्ट्रीयता की बात क्यों नहीं करते? हम मानवता की बात क्यों नहीं करते? जब जीवन को एनालाइज करना हो तो सबसे पहले मानवता होनी चाहिए। मानवता कहीं ना कहीं किसी न किसी राष्ट्र की सीमाओं से बंधी होती है, फिर राष्ट्रीयता होनी चाहिए, उसके बाद फिर धर्म पर आना चाहिए कि सनातन है या कोई और है। लेकिन आप जब वरीयता की बात करेंगे तो वरीयता पे सबसे पहले मानवता, उसके बाद राष्ट्रीयता। तो आप एक वरीयता ऊपर अगर हम हैं तो हम राष्ट्रीयता की बात क्यों नहीं करते? यहाँ आतंकवादी पहलगाम में घुसते हैं, धर्म पूछ कर मारते हैं जी, उसे आप किस तरीके से लेते हैं? पहलगाम के अंदर जब ये घटना हुई तो उस समय सिक्योरिटी फोर्सेस की स्थिति क्या थी? आप बताएं, कितनी एक ऐसा सेंसिटिव एरिया जहां पे, और चलिए मैं 2 मिनट के लिए ये मान लेता हूं कि सेंसिटिव भी नहीं है सर, लेकिन जहां पे एक बहुलता के अंदर पर्यटक आ रहे हों तो वहां पे सुरक्षा तो उस स्तर की होनी चाहिए। लेकिन क्या थी? मुझे तो समाचार पत्रों के माध्यम से ही और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से ही मैं इन सब चीज़ों से अवगत हो पाया, जानकारी मिल पाई कि उस स्तर की तो सुरक्षा वहाँ नहीं थी। तो बहुत सारी चीज़ें, धर्म के ऊपर राजनीति उचित नहीं है। अगर राजनीति करनी है, आप विकास के मुद्दों पर करिए ना, आप राष्ट्रीयता की बात करिए। राष्ट्र एक माला के समान है, सबको परोकर चलिए ना उसके अंदर, और समानता की बात करिए। उस समानता की जगह आप बांटने की बात क्यों करते हैं? चलिए, ये राष्ट्रीय मुद्दे पर आए हम, और मैं फिर वापस आपको गाजियाबाद लेकर लौटता हूँ। आप शहर सीट से टिकट मांग रहे हैं जी, मान लिया कि आपका टिकट हो गया, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो आप शहर के लोगों को सौगात देना चाहेंगे कि
हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताएं, ताकि जनता का विश्वास है कि हाँ, अभिषेक गर्ग हमारे लिए करने वाले हैं। देखिए, शहर के अंदर अभी काम करने का, मैंने जैसे पहले भी कहा कि काम करने का भी काफ़ी स्कोप है। अगर आप लाइन पर क्षेत्र की बात करें, तो लाइन पर क्षेत्र का जो समुचित विकास होना चाहिए, उस विकास के अंदर अभी काफ़ी अधूरापन दिखता है। शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री कॉलेज लाइन पर क्षेत्र में अभी आपको नहीं दिखेगा। ट्रैफिक की व्यवस्था अगर आप देखें इस विधानसभा के अंदर, तो ट्रैफिक की व्यवस्था एक बदतर स्थिति के अंदर आपको बदहाल स्थिति में मिलेगी। और भी बहुत सारी चिकित्सीय सुविधाएं, जिला अस्पताल है, लेकिन अकेले एक जिला अस्पताल वैसे तो पूरे जिले के लिए ही है, लेकिन फिर भी वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो बोझ उठा नहीं पा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ, एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर मुझे चुनाव में जाने का मौका मिलता है, तो हम निश्चित तौर पे एक, इस विधानसभा के अंदर 32 वार्ड हैं, तो जो हमारा चुनावी घोषणा पत्र होगा, इलेक्शन मैनिफेस्टो हम बना कर जाएंगे विधानसभा का, और उस विधानसभा के इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर विधानसभा की प्रमुख समस्याओं के अलावा हम 32 के 32 वार्डों की समस्याओं को भी हम एनालाइज करके उनको आइडेंटिफाई करके चलेंगे। और उनको आइडेंटिफाई करके हमारा एंडीवर, हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम एक एक समस्या के ऊपर प्रहार करके उस समस्या को समाप्त कर सके, ताकि हम अपनी भूमिका से न्याय कर सकें। जी। अगर कल को मान लीजिए मुझे मौका मिलता है, पार्टी मुझ पर भरोसा जताती है और जनता मुझ पर भरोसा जताती है, तो उस भरोसे को हम टूटने ना दें। क्योंकि जीवन के अंदर मैंने ये एक बात ये समझी है कि जीवन के अंदर जो है, कोई भी रिश्ता हो, वो रिश्ता आपके घर से शुरू होकर पिता पुत्र का हो सकता है, भाई भाई का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, मित्रता का हो सकता है, व्यापार में साझेदारी का हो सकता है, कर्मचारी मालिक का हो सकता है, और राजनीति के अंदर जनता जनप्रतिनिधि का हो सकता है। तो भरोसा आधार है जीवन में, भरोसा नहीं टूटना आप चाहिए। भरोसा करते हैं जनता से कि भरोसा दिला रहे हैं उन्हें कि आप उनका भरोसा नहीं टूटने देंगे। कितना भरोसा है आपको इस बार कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें आएंगी? मैंने तो आपसे ये कहा कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है 2027 में। अब अगर आप मुझसे सीटों का एक आकलन की बात कहेंगे, तो 300 सीटों से ऊपर का 300 सीटें, 300 सीटों से ऊपर। आप राजनीतिक व्यक्ति हैं और क्या कहते हैं कि बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं जी। क्या इस बात की कोई गारंटी या लिखित में दे सकते हैं कि 300 सीटों ऊपर आएंगी, या सिर्फ एक ये राजनीतिक बयान? देखिए, गारंटी वाली बात के ऊपर तो देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं औरों की गारंटी तो याद नहीं दिलाऊंगा आपको। गारंटी शब्द आपने इस्तेमाल कराओ, तो गारंटी तो देश को बहुत बड़ी बड़ी दी गई थी कि भाई, लेकिन वो गारंटी कहीं नजर नहीं आती। लेकिन ये मेरा अपना आकलन है, मैं गारंटी शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं आकलन शब्द इस्तेमाल करूंगा। मेरा व्यक्तिगत आकलन है, और व्यक्तिगत आकलन सही भी हो सकता है और कई बार गलत भी हो सकता है। लेकिन हाँ, जितनी बातचीत आपने मुझसे करी और जितने भी लोग इस बातचीत को देखेंगे, तो ये उनको तय करना होगा इस बातचीत के आधार पे कि क्या मेरा व्यक्तिगत आकलन सही होने की कितनी संभावना है, गलत होने की कितनी संभावना है। मैं देश के 3 प्रमुख नेताओं के बारे में आपसे ज्यादा बड़े में नहीं, 4-4, 5-5 लाइन में जानना चाहूंगा कि आप उनको लेकर क्या राय रखते हैं। नरेंद्र मोदी जी। देखिए, मोदी जी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री हैं तो मैं भी प्रधानमंत्री जी का बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रथम दिन कुर्सी पर बैठे प्रधानमंत्री पद पर, तो जो भरोसा उन्होंने जनता को दिलाया था और जनता को जो भरोसा दिलाकर वो उस कुर्सी पर बैठे, ये वो स्वयं आकलन भी कर सकते हैं। उस भरोसे में दिन प्रतिदिन गिरावट आई है। ये उनको आकलन करना होगा कि ऐसी क्या कमियां, ऐसी क्या गलतियां उनसे हुई जो उस भरोसे के अंदर जो उन्होंने दिलाया था सन 2014 में, दिन प्रतिदिन उसमें गिरावट क्यों? चलिए, चुनाव आ रहा, आप बताइएगा क्यों गिरावट आई। अब मैं दूसरा नाम लेता हूं यहाँ पे, एक नाम और जोड़ूंगा मैं,
जी। अभी मैं दूसरा नाम लेता हूँ, योगी आदित्यनाथ, सीएम यूपी। देखिए, योगी जी के लिए मैं यही कहूँगा कि सबको साथ लेके चलना चाहिए। एक शासक का जो धर्म है, वो शासक का धर्म सबको साथ लेके चलना होता है, समानता का होता है। वो तो कहते उसको हैं कोई भी सबका बात साथ कहनी, सबका विकास। अब कहते हैं सबका साथ सबका विकास और फिर कहते हैं कि भाई बटोगे तो कटोगे, ये भी कहते हैं। तो भाई ये किसके लिए कहती है? क्या हिंदुस्तान से पाकिस्तान के लिए कहती है? तो फिर जो है ये दो बातें नहीं चलती ना, दोहरी नीति नहीं चलती, नीति एक होनी चाहिए। हाँ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जी। राष्ट्रीय फिगर हैं राहुल गांधी, जी। उनके बारे में। देखिए, राहुल जी जो है, एक शब्द है निरंतरता और जीवटता, उसकी मिसाल है राहुल जी। कितने प्रहार हुए, कितनी छवि खराब करी उनकी, लेकिन हौसले की वो एक ऐसी मिसाल है कि उन्होंने अपने हौसले से और सच्ची जनभावना से जो लोगों के दिमाग में माइंडसेट उनका एक क्रिएट कर दिया गया था, उसको तोड़ा और तोड़ के उसको बदल के उन्होंने दिखाया, अपने दम पे साबित करके कि राहुल गांधी क्या है। ये मिसाल है इस बात की वो। अब आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी। देश के सबसे बड़े नेताओं में उनकी गिनती आती है। जी। अखिलेश जी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश जी जो है राजनीति का एक बेहद शिक्षित, बेहद सौम्य और बेहद सच्ची और अच्छी जनभावना के साथ विकास पुरुष मैं उनको कहूँगा कि 12 से 17 के अंदर जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बगैर भेदभाव के समाज के हर वर्ग के लिए दिल खोलकर उन्होंने काम किए। और जब भी उनसे कभी भेंट होती है, मुलाकात होती है, तो उनके मन में जो काम करने की एक ललक है, एक जनभावना है, उससे हम लोग प्रेरणा लेकर आते हैं और बगैर बायस्ड हुए। यह नहीं कि विरोधियों के लिए भी जो मन में उनके स्थान है, तो ऐसे नेता को बारंबार प्रणाम है और हम लोग बहुत सीखते हैं उनसे। ऐसे नेता केवल मौके के मोहताज होते हैं और जब मौका मिल जाता है अपने आप को साबित करके दिखाते हैं। तो 5 साल जो उन्होंने काम किया, वो उस 5 साल के बाद कितने ही साल तो बाद में आप जो ले वर्तमान लेंगे, की सरकारों तारीफों ने में बहुत फीते टाइम ले काटे। लेंगे। आपके जी। नेता की बात हो रही है, आप नहीं रुकेंगे, मुझे जी। पता है। बिहार चुनाव किस दिशा में जा रहा है? देखिए, बिहार चुनाव के अंदर हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा आकलन नहीं करा है, लेकिन बिहार चुनाव में निश्चित तौर पे तेजस्वी जी और राहुल जी की जोड़ी कमाल करेगी, सरकार बनाएगी। ये राहुल जी जो आजकल चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, जी। इसे आप किस तरीके से लेते हैं? क्या वाकई में आपको लगता है कि वोटों को मैनेज किया जा रहा है या अपने हिसाब से काटा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है तमाम चीजें? देखिए, चुनाव आयोग का जो नजरिया है, जो रुख है चुनाव आयोग का, वो पूरी तरह से बायस्ड है। चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जिसको निष्पक्षता के साथ अपना कार्य करना चाहिए। जब चुनाव आयोग की बात होती है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे टीएन शेषन साहब। जी। मैं समझता हूं कि वो एक ऐसा नाम है जिन्होंने चुनाव आयोग की महत्ता को, उसकी ताकत को पूरे देश को जनवाया होगा। लेकिन आप आज के समय में मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम कितने लोग जानते होंगे? और टीएन शेषन साहब का नाम आप आज भी आप उस पीढ़ी में पूछ लीजिए, कोई भी बताएगा। तो ये एक संस्था की ताकत का जो महत्व है, ये वो होता है। तो ये आता है, कहते हैं कि सम्मान और इज्जत कमाई जाती है, ये मिलती नहीं है। कमाई जाती है, कृपा से नहीं मिलती है। तो ये अंतर है। तो निष्पक्षता के साथ अगर चुनाव आयोग अपना काम करे, कार्य करे, तो आज वर्तमान वाले भी कमा सकते हैं, कमी थोड़ी है। लेकिन अगर निष्पक्षता नहीं होगी अपना कार्य करने में, तो फिर निश्चित तौर पे यही होगा कि लोग आपके नाम को ही नहीं जानेंगे। बिल्कुल। मेरठ में अभी हाल ही में एक प्रकरण हुआ है, नाक रगड़वाने वाला। जी। पार्टी के बीच का ही है, जी। मंत्री हैं वहाँ पे, सरकार जी। के राज्य मंत्री हैं। बताते हैं कि उनके किसी समर्थक ने किसी विवाद में जी। किसी की नाक रगड़वा दी, अब उसमें बीजेपी वाले ही सफाई दे रहे हैं। जी। तो आप किस एंगल से देखते हैं, ऐसे क्या घटना है? देखिए, ये बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए
उतनी कम है। और मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कथनी और करने का बहुत अंतर रहता है। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का भी एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने बनियों के लिए कुछ कहा था। आपको ध्यान होगा। हाँ जी, आपने फिर बताया। मैंने आपसे अनुरोध करा था कि कृपया एक मंत्री जी को आईना दिखाते हुए रिकॉर्ड करके मेरा ये बयान आप लगा दें कि मंत्री जी जरा जबान संभाल के। अब ये जो घटना हुई मेरठ के अंदर, ये ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, उनसे संबंधित हुई। और सबसे विशेष पहलू ये है कि चलिए एक बार को ये भी मान लेते हैं, जैसा ऊर्जा राज्य मंत्री जी के समर्थक सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि उनका क्या ताल्लुक है इससे, एक बार को ये भी मान लेते हैं, चलिए साहब बिल्कुल ताल्लुक नहीं है, आप मौके पे नहीं थे, आपने तो कहा नहीं है, आपके समर्थक ने कहा है, आपके समर्थक ने ये इस बेहद शर्मनाक कांड को अंजाम दिया है, जो आपके संरक्षण में ही फल फूल रहा था, आपके दम पर ही उछल रहा था। तो एक बार भी क्या माननीय मंत्री जी ने पीड़ित के घर जाकर उसका हालचाल लिया, संवेदनाएं जताई एक बार भी? और क्यों मंत्री जी ने ये कहा कि ये जो लड़का है सड़क छाप विकुल चपराणा क्या नाम है इसका, तो एक बार भी मंत्री जी ने क्यों नहीं कहा कि मंत्री जी का ये बयान आया कि मैं इसको जानता नहीं हूं? जबकि आज के समय में सोशल मीडिया के जमाने में, डिजिटल मीडिया के जमाने में कुछ भी छिपाना जो है संभव नहीं होता, सब कुछ चीजें निकल कर आ जाती हैं। तो क्यों मंत्री जी ने ये नहीं कहा कि खुद मंत्री जी इनिशिएटिव लेते और खुद जो है इस लड़के के खिलाफ मुकदमा कायम कराते, और मुकदमा कायम करा के ये मिसाल कायम करते कि भाई अगर कोई भी गलत करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। और फिर उसके बाद जब एक विशेष वर्ग द्वारा, वैश्य समाज के द्वारा इस मामले को, इस पूरे प्रकरण को लेके विरोध प्रदर्शन किया गया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये महसूस हुआ कि भाई वैश्य समाज तो हमारा जो है ये हमसे बड़ी मजबूती से जुड़ा हुआ है, हमारे हाथ से निकल ना जाए। जब उसके अंदर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया तो लगे सारे के सारे भागने, दिखाने के लिए कि भाई जैसे बंदर वाला खेल होता है जी वो दिखाने के लिए। लेकिन मंत्री जी अभी भी साइलेंट मोड में हैं। चलिए, हमारे इस इंटरव्यू के माध्यम से मंत्री जी तक आपका सवाल भी पहुंच जाएगा, क्या पता कि वो आपके इस सवाल का जवाब भी दें। और मैं आपसे बहुत ही शॉर्ट में इंटरव्यू को समापन की ओर ले जा रहा हूं और दो शब्दों के अंदर मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा जी। सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए कि आपके राजनीति के आदर्श कौन हैं? स्वर्गीय श्री लोहिया जी और स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी। जी, आपको किस बात पर गुस्सा आता है? प्रयास करता हूं गुस्सा ना ही आए, इसके लिए 15 मिनट सुबह और 15 मिनट रात को सोने से पहले मैं मेडिटेशन भी करता हूं, ध्यान भी लगाता हूं, क्योंकि गुस्सा तो जो है ऐसी चीज है कि जो आपकी बुद्धि को ही हर लेता है। तो इसलिए प्रयास करता हूं कि गुस्से से दूर ही रहें। आपकी पार्टी के जिला अध्यक्ष और महानगर निश्चित है, आपके पार्टी के जिला अध्यक्ष फैजल मलिक और महानगर वीरेंद्र यादव की वर्किंग अच्छी है, ठीक है या बेस्ट है? देखिए, दोनों छोटे भाई की तरह हैं, युवा हैं और वर्किंग दोनों की ठीक है। और पर मुझे लगता है कि अभी उनको जो है बहुत सीखना भी उनको और पड़ेगा, और अभी अच्छी है वर्किंग और अच्छी से बेस्ट की तरफ का सफर उनको अभी तय करना है। सीख भी रहे हैं और एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं, तो जल्दी ही वो बेस्ट का सफर तय कर पाएंगे, ऐसी मेरी उनको शुभकामनाएं भी हैं। आप धर्म में कितना विश्वास रखते हैं? देखिए, मेरे जीवन की वरीयताओं के अंदर जब मैं आत्ममंथन की यात्रा में जाता हूं तो सबसे पहले मैं पाता हूं मानवता। मैंने भी कहा भी था आपसे। उसके बाद राष्ट्रीयता, उसके बाद जिस धर्म में मैंने जन्म लिया। तो ये मेरी वरीयता की सूची है। सुना है कि अभिषेक भाई के संस्थान में कोई पहुंचे तो तरह तरह की डिशें आ जाती हैं, कहीं बीकानेर से, कहीं हल्दीराम से, कहीं बड़ा आप ऊर्जा लगा देते हैं उसके अंदर। आपको खाने में क्या पसंद है?
देखिए, मुझे तो खिचड़ी और दलिया सबसे ज़्यादा पसंद है। सुबह फल और दोपहर के भोजन में, रात के भोजन में खिचड़ी, दलिया, लाइट फूड वो ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा, जी। आपको कौन सी फिल्म पसंद है? पिक्चर देखने का मौका अक्सर कम मिलता है, लेकिन यदि कोई फ़िल्म देखने का मौका मिल जाए, तो सभी अच्छी हैं फ़िल्म। लेकिन फ़िल्म के अंदर एक मुख्य बात मुझे जो अच्छी लगती है कि आप 3 घंटे की पिक्चर देखिए, 2.5 घंटे, 3 घंटे की, हैप्पी एंडिंग होती है। तो जीवन में भी यही होना चाहिए, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। और फ़िल्मों की अपेक्षा मुझे सीरियल बड़े ख़राब लगते हैं। सीरियलों के अंदर आप कभी भी देखिए, वो सीरियल कोई 13 एपिसोड से शुरू होगा, फिर वो पहुँच जाएगा 23 पे पहुँच जाएगा, फिर वो पहुँचते-पहुँचते 100 से ऊपर क्रॉस हो जाएगा। कभी खत्म होने का नाम ही नहीं जी। लेता और कड़वाहट ही कड़वाहट उसके अंदर दिखाती है। नेताओं के तो फिल्म पास मुझे अच्छी लगती है इसलिए। व्यापारी भी हैं, नेता भी हैं, और बताते हैं कि नेताओं के पास टाइम नहीं होता, और भाभियाँ जो होती हैं, बीवियाँ जो होती हैं, जी। बहुत नाराज़ रहती हैं। भाभी आपसे कितना नाराज़ रहती हैं? देखिए, नाराज़गी तो जायज़ है कि समय का थोड़ा-सा व्यस्तता की वजह से, पर मैं प्रयास करता हूँ समय का प्रबंधन करने का, कि समय को मैं, मेरा टाइम मैनेजमेंट का मेरा हमेशा पूरा प्रयास रहता है कि जो बेहतर से बेहतर टाइम समय का हम प्रबंधन कर सकें। समय कभी खराब नहीं करता। चलिए, भाभी का जी, नाम आया तो फ़िल्में आप बता रहे हैं कि थोड़ी बहुत जी। देखते हैं, हैप्पी एंडिंग अच्छी लगती है आपको। और तो बता दीजिए कि ऐसी कौन-सी हीरोइन है जिसे आप देखने के लिए सिनेमा हॉल की ओर दौड़ जाते हैं, या आपका मोबाइल स्क्रॉल करते-करते रुक जाता है? बाद में हीरो भी बता देना। अब तो कोई ध्यान नहीं है। जब जो अभी तो अगर आप हीरोइन का नाम पूछेंगे तो कोई ध्यान नहीं है। अब आप पहले की बात करें, तो अब बात करें आज से 15-20 साल पहले की, तो बात समझ में आ सकती है। तो 15-20 साल पहले ही वाला बता दीजिए। 15-20 साल पहले तो आप ऐश्वर्या राय कह सकते हैं। हाँ, एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन से शादी करी, तो मुझे लगा कि चलिए ऐश्वर्या हुई तो अभिषेक की। चलो, तो मतलब कि आप यहाँ से तसल्ली पा लेते कि ऐश्वर्या हाँ, हुई तो कम से कम चलो जी, अभिषेक की हुई। जी। अब चाहे वो अभिषेक जो हैं अमिताभ कोई बच्चन भी के हो। सुपुत्र हों। जी। हीरो भी बता दीजिए लगे हाथों, कौन से अच्छे लगते हैं? हीरो तो पिक्चर चूँकि देखने का समय कम मिलता है, और वर्तमान की बताऊँ कि आपको पहले की बताऊँ, 20-25 साल पहले नहीं, की वो बताऊँ? वर्तमान की तो हमें पता है कि आपने हीरोइन इसलिए नहीं बताई कि भाभी नाराज़ हो जाएगी। चलिए, उसमें हमने आपको छूट भी दे दी। अब वर्तमान के हीरो और देखिए, 20-25 साल पहले वाले हीरो आज भी हैं, जी, बदले तो हैं नहीं। जो 20-25 साल पहले भी थे, वो आज भी हैं। जो आज तो और इसलिए उसमें बदलाव नहीं आएगा। अगर आप मुझसे ये भी कहते ना कि 20-25 साल पहले वाले ही बता दो, तो वो आज भी हैं। आप दोनों बता दीजिए। मुझे संजय दत्त का भी बड़ा अच्छा, संजय दत्त मुझे लगते रहे। हुँ, हुँ। आप 20-25 साल पहले की बात करें, और आज भी ठीक है। अब संजय दत्त थोड़ा-सा नेगेटिव रोलों में आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे, पहले रोमांटिक रोलों में रहते थे। हुँ, हुँ। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में तो अ, अक्षय कुमार ठीक आपकी चल रहे हैं। आपकी क्या कहते हैं कि आपकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, बहुत कम शब्दों में जी, बहुत अच्छी बातें कहते थे। मैं गाज़ियाबाद के जो जनप्रतिनिधि हैं, जी। उनके बारे में सिर्फ़ एक शब्द जानना चाहूँगा, सिर्फ़ एक शब्द में उन्हें आपको डिफ़ाइन करना है। सांसद अतुल गर्ग, सिर्फ़ एक शब्द। सांसद जी सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन सौम्य स्वभाव के साथ थोड़ा-सा एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, जनता जब उम्मीद के साथ आती है आपके दरवाजे पे, तो प्रयास करना चाहिए कि दरवाजे पे यदि कोई चल के आए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएँ। मेयर सुनीता दयाल। सुनीता बहन जी को थोड़ा-सा आपने मुझसे भी क्रोध वाली बात कही थी, पूछी थी, तो मैं कहूँगा कि सुनीता बहन जी थोड़ा-सा ध्यान लगाना शुरू करें, विधायक थोड़ा-सा संजीव शांत शर्मा। रहें। संजीव भाई बैलेंस्ड हैं, बैलेंस्ड व्यक्ति हैं। विधायक अजीत पाल त्यागी। अजीत भाई का भी एक ठीक है, कि भाई जिसके हैं उसके हैं, इस पर संदेश देते हैं। मंत्री नरेंद्र कश्यप। नरेंद्र कश्यप जी भी जनप्रतिनिधि के रूप में एक अच्छे जनप्रतिनिधि आप कह सकते हो, लेकिन हालाँकि काम करने का भारतीय जनता पार्टी में स्कोप तो कुछ ज़्यादा होता ही नहीं। मंत्री सुनील शर्मा। सुनील शर्मा जी भी, देखिए गाज़ियाबाद की एक विशेषता है, मंत्री सुनील शर्मा। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। गाज़ियाबाद की एक विशेषता है
कि गाजियाबाद के अंदर एक जो भाईचारे की आपको मिसाल मिलेगी, यहाँ पे यहाँ दुर्भावना नहीं मिलेगी आपको पॉलिटिकल लोगों के अंदर, राजनीतिक लोगों के अंदर, जैसे आपको और जिलों के अंदर अपेक्षाकृत मिल सकती है, पर यहाँ इतनी दुर्भावना यहाँ राजनीतिक लोगों के बीच में नहीं मिलेगी। तो उस दृष्टिकोण से ही मैं आपको अब आपकी बात पे आ रहा हूँ। तो सुनील शर्मा जी भी उस पर खरे उतरते हैं। विधायक नंदकिशोर गुर्जर क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी कुछ ज़्यादा ही हैं। ज्यादा क्रांतिकारी। जी। और अब आपके अति क्रांतिकारी आप समझ सकते हैं। आपके प्रिय और एमएलसी हैं दिनेश गोयल जी, उनके बारे में चलिए उनके बारे में एक की जगह दो शब्द कहिए। देखिए, दिनेश गोयल जी वो सीधे व्यक्ति हैं और ये अच्छी बात है, सीधे व्यक्ति हैं, लेकिन काम करने का स्कोप बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं उनको भी जो है बहुत ज़्यादा स्कोप काम करने का। पता चला आपने बधाई नहीं दी, वो ठाकुर द्वारा के अध्यक्ष बने फिर से, क्यों? चलिए, अगर मैं पहले नहीं दे पाया तो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से दे देता हूँ। चलिए पॉडकास्ट के माध्यम लेकिन मेरी से। जानकारी में ये है कि जो प्रबंधन कमेटी है उसका कुछ विवाद चल रहा है, तो जब तक कोई कमेटी पूर्णता की तरफ ना अग्रसर हो जाए तो मुझे लगा कि तब तक बधाई रोक लेनी चाहिए। चलिए, अभिषेक भाई ने दिनेश जी को तो बधाई देने से रोक ली, जी। लेकिन हम और खास तौर से जनता चाहेगी कि उन्हें भी अभिषेक गर्ग जी को बधाई देने का मौका मिले। उन्होंने किस तरह राजनीति के हर पहलू पर अपना बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया, किस तरह बताया कि समाजवादी पार्टी का परचम लहराने वाला है, किस तरह उन्होंने राहुल गांधी को, किस तरह से अखिलेश जी को और तमाम नेताओं को डिफाइन किया, और शहर सीट से इस मंच से अपनी दावेदारी भी ठोकी और ये भी स्पष्ट कहा कि किसी और विधानसभा से मुराद पूरी करने की मुराद नहीं है। शहर विधानसभा का से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, वहाँ पर ऐतिहासिक विकास करना चाहता हूँ, पृष्ठभूमि मेरी वही है। और ऐसे ही अभिषेक भाई के सपने पूरे हों और इसी तरीके से जब उनके ये सपने पूरे हों वो फिर से हमारे मंच पर पधारें। अभी तो चुनावों में भी इनके साथ आमना सामना होना है और इसी तरह से उनका राजनीति का सफर जारी रहे। ऐसे ही ये प्यारी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर दिखाई देती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं दीपक भाटी आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़ें, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभिषेक भाई की केयर करें। धन्यवाद।